हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट री एग्ज़ाम अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 99% एनटीए का कहना है कि पेपर तो होगा ही। तो अभी आप तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कन्फ्यूजन में है कि पता नहीं पेपर होगा नहीं होगा, और इसी बीच अगर वो अपनी तैयारी छोड़ देते हैं तो इसका नुकसान हो सकता है आपको उठाना पड़ जाए। तो इसीलिए आप रिवीजन थोड़ा थोड़ा करते रहें, 1-2 घंटे का टाइम निकाल कर। बाकी आप इसके अलावा भी अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी देखो, पढ़ाई तो कहीं ना कहीं काम आती ही है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो आपका कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। तो आप ज़रूर तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा देर लग रहा है। तो यूजीसी नेट री एग्ज़ाम जो होने वाला है, यूनिट 9 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लोक विकास और पर्यावरण। इसकी हमने पहले थ्योरी क्लासेस पढ़ी है, और इससे पीछे हम और भी क्लासेस पढ़ चुके हैं। जो नए बच्चे जुड़े हैं, जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी है, वो ज़रूर देख लेना। और 3-4 क्लास हम इसकी एमसीक्यू क्लासेस भी ले चुके हैं प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पर आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट ही है, यानी कि जो 20 क्वेश्चन है, ये सब आपके एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन इससे पहले आपको कंसेप्ट एक बार अपना क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एमसीक्यू वगैरह और ये प्रैक्टिस भी तभी सक्सेस होती है जब आप पहले कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। तो थ्योरी क्लास अगर आपने वैसे भी बुक नहीं पढ़ी है तो आप मेरी क्लासेस देख लेना थ्योरी की। आपका मतलब आराम से सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पर अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना। नए बच्चे जो जुड़े हैं वो तो कर ही लें, बाकी जो पुराने बच्चे हैं जो देख लेते हैं और बस निकल लेते हैं, तो ऐसा ना करें आप प्लीज़। थोड़ा सा समझें, इतनी मेहनत लगती है कि क्लास को तैयार करने में, और आपको सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं, देना चाहें तो। वैसे आप देते नहीं हो, इसलिए मैंने अब बोलना छोड़ दिया। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु में कण के आकार के पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा पड़ता है? स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है, वायु में जो कण के आकार के, मतलब बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म आकार के जो पदार्थ, यानी कि फिर जो धूल मिट्टी वगैरह ये सब उपस्थित रहता है, इनसे सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन सा पड़ता है? क्या रक्त निर्माण की क्षतिग्रस्तता, छाती में जकड़न होना, श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना, या फिर सर दर्द और बीपी हाई होना? रक्तचाप स्तर का मतलब होता है बीपी हाई हो जाना। तो इनमें से सबसे अधिक प्रभाव कौन सा पड़ता है? तो ये श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना। जो धूल मिट्टी वगैरह या इस प्रकार के जो प्रदूषित जो पदार्थ फैले हुए होते हैं वायु में, तो उनसे सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारे श्वास संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि श्वास संबंधी के देखो, खांसी होना या फिर सांस की बीमारी होना, टीबी होना, फेफड़े खराब होना, मतलब इस तरह की बीमारियां जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। निम्नलिखित में से वे पर्यावरणीय मुद्दे कौन से हैं जो स्थानीय प्रकृति के हैं? किसके हैं? स्थानीय प्रकृति के हैं। तो ये पर्यावरणीय मुद्दे यहाँ से आपको छांटने हैं। ओजोन परत का संरक्षण, ओजोन परत का, सॉरी संरक्षण नहीं है, क्षरण। क्षरण का मतलब होता है उसका विनाश होना, और संरक्षण का मतलब होता है उसका उसकी सुरक्षा करना। तो दोनों में बड़ा ही अंतर है। तो ओजोन परत का क्षरण, झील प्रदूषण, झील का प्रदूषण होना, भूचरण, जलवायु परिवर्तन, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो यहाँ पर मैंने इन पर टिक नहीं लगाया है, ये है जल जमाव और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। क्या है? ये स्थानीय प्रकृति के मुद्दे के नहीं है। जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो स्थानीय प्रकृति के पूछे हैं, तो ये स्थानीय प्रकृति के नहीं है। बाकी यहाँ पर ए, बी, सी और ई, ये क्या है? ये हमारे करेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना, ए बी सी ई। मैंने ए बी सी ई इस तरह से, मतलब क्या है कि बहुत टाइम भी लगता है और उसमें, और मुझे नहीं लगता कोई वहाँ से बहुत अच्छे समझ में आता है, क्योंकि आंसर तो आपको यहीं पे मिलेगा। तो मैं ज़्यादातर ये जो ऑप्शन होते हैं ए बी ए सी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं रखती नहीं हूँ। बाकी अगर आप कहेंगे तो रख दूँगी। तो चलते हैं यहाँ पर आगे। ओजोन परत का क्षरण आप समझ ले रहे हैं, स्थानीय प्रकृति का है, क्योंकि इसका जो क्षरण हो रहा है ना, वो स्थान से ही, स्थानीय प्रकृति मतलब यहीं से ही शुरू हो रहा है। झील का प्रदूषण होना, भूचरण होना, यानी कि भूमि का जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना,
चरण का मतलब होता है मतलब पेड़ पौधों की कटाई वगैरह, या फिर जो पशु पक्षी वगैरह होते हैं उनके द्वारा चारे को खत्म करना, और जलवायु का परिवर्तन होना। तो आगे होगा आपको समझ में अच्छे से। कौन सा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन के उद्देश्य को इंगित करता है? हमने बहुत बार पढ़ा है UNFCCC। तो इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसके उद्देश्य को कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर क्या करता है, इसकी तरफ इशारा करता है? तो क्या वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर रखना, ये इसका उद्देश्य है। अलग अलग देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करना, या प्रवर्तन तंत्र को निर्धारित करना, सदस्य देशों द्वारा जलवायु कार्य योजना के निर्माण के लिए दिशा निर्देश तैयार करना। तो UNFCCC का उद्देश्य इनमें से सबसे ज़्यादा या कौन सा उद्देश्य है जो बताता है? तो ये है इसका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अलग अलग देशों के लिए, विभिन्न देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करना, ये UNFCCC का क्या है, उद्देश्य है। ये ध्यान रख लेना आप अच्छे से। ये ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव है उसको कम करने की कोशिश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? ये सत्य और असत्य बड़े ही क्या होते हैं, एक तो नहीं वाले, कौन सा नहीं है और कौन सा है, कौन सा असत्य है और कौन सा असत्य है। यहाँ पर तो आप बिल्कुल पूरा फोकस रखना पेपर में भी, क्योंकि यहाँ से इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन से हैं, इनमें से कौन सा सत्य है, इनमें से विचार कीजिए कौन सा असत्य है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा, मतलब यही ट्रेंडिंग में है, ये समझ लीजिए। तो इसीलिए इनका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? क्या पृथ्वी हरित गृह प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी? क्या ये सही है या असत्य है? ये बात क्या है? पृथ्वी हरित गृह प्रभाव के बिना भी सुरक्षित नहीं होगी, है ना, बिना भी सुरक्षित नहीं होगी। और हरित गृह प्रभाव, ये बात क्या है, असत्य है। अगर हम बात करें तो ये बात असत्य है। थोड़ा सा इनमें क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है सत्य और असत्य में। तो पृथ्वी हरित गृह प्रभाव के बिना सुरक्षित नहीं होगी, ठीक है, सुरक्षित होगी लिखा हुआ है, इसलिए असत्य हो गया। हरित गृह प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि किससे आता है, CO2 से आता है। बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं हरित गृह प्रभाव में जो CO2 है वो अपना मेन रोल निभाता है। जलवाष्प, ये 4-5 गैसेज होती हैं, जलवाष्प हो गया, मीथेन, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इनका आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, ये पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने से पहले भी बदलती रहती थी। तो ये बात क्या है, ये बिल्कुल सही है। इसके दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं, लेकिन ये बात क्या है, असत्य है इसका। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो यही होगा, ये भी ध्यान रखेंगे आप। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पृथ्वी हरित गृह प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी, होगी लिखा हुआ है, नहीं होगी। अगर नहीं लिखा हुआ था ये तीनों के तीनों क्या हो जाते, सत्य हो जाते। निम्नलिखित में से कौन से संभावित गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? तो इनमें से गतिज ऊर्जा के उदाहरण कौन से हैं? बांध के पीछे का जल, रेडियो संकेतक, प्रक्षेपण से पूर्व स्थिति में उपग्रहों, कुंडलित स्प्रिंग, महासागर से उत्पन्न उष्णता, धावन पथ पर पड़ा हुआ विमान। धावन पथ पर पड़ा हुआ विमान, तो इनमें से कौन से हैं जो कि गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? तो इनमें से एक तो आप ए को ले लीजिए। ए क्या है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। सी है और डी भी है और एफ भी है। ACDF ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी इसमें जो रेडियो संकेतक दिया हुआ है और महासागर से उत्पन्न जो उष्णता, उष्णता का मतलब आप समझते होंगे गर्मी, ठीक है, महासागर से उत्पन्न जो गर्मी होती है वो कैसे गतिज ऊर्जा हो जाएगी, वो गतिज ऊर्जा में तो नहीं रहती, और रेडियो संकेतक भी नहीं रहता, ठीक है। तो ये हमारा ACDF इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ये एक रोग होता है, इसके बारे में हम पहले थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से सारे रोगों का, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने देख ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन अच्छा हो ही जाएगा, आप आंसर भी दे पाएंगे। अदरवाइज आप थ्योरी क्लासेस जरूर देख लेना एक बार। और इसके अलावा आप UGC नेट अगर हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी साहित्य के लिए भी मैंने काफ़ी क्लासेस करवाई हैं, वो भी आप वहाँ से देख सकते हो।
यूनिट मैंने सारी वहाँ पे करवाई हैं, कुछ रह गई हैं उनको भी मैं करा दूँगी। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी से या किसकी अधिकता से होता है, ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ पे मैंने पहले भी थ्योरी में कई कई बार बताया था आपको कि जो अधिकता और कमी, इन दोनों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वहाँ पे इसमें पूछा जा सकता है, अभी तो यहाँ पे ये दे दिया अधिकता, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे भी दे दिया जा सकता था कि कैल्शियम की कमी से या कैल्शियम की अधिकता से, मैग्नीशियम की अधिकता से, तो उसमें कन्फ्यूजन ना होना है, अधिकता का ध्यान रखना। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किससे होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। इसका सीधा ऑप्शन आप याद रख लेना। गैर नवीकरणीय संसाधनों का समुच्चय चुनिए। यहाँ से जो गैर नवीकरणीय आप जानते हैं, जो अनवीकरणीय भी इनको बोलते हैं, जो कभी भी क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। जो संसाधन समाप्त होने वाले हैं, जिनका हम रीयूज नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? गैर नवीकरणीय उनको बोला जाता है। तो यूरेनियम, प्राकृतिक गैस और मृदा, ये क्या है? क्या यही सही है? प्राकृतिक गैस यूरेनियम फास्फेट, सेल गैस यूरेनियम और मृदा, पेट्रोलियम यूरेनियम और भूतापीय ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, प्राकृतिक गैस। आप जानते हैं जो प्राकृतिक गैस है उसके भंडार दिन पर दिन सुनने में भी आता है कि हमें कम खर्च करना चाहिए, समय पर मतलब उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, मतलब अच्छी तरह यूज करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का क्या नहीं करना चाहिए, मतलब नुकसान नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं करने चाहिए ताकि वो लंबे समय तक चलते रहें। तो प्राकृतिक गैस इसमें आता है, यूरेनियम आता है और फास्फेट भी आता है। ठीक है, ये तीनों क्या है? गैर नवीकरणीय है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अधिनियम आपको याद होने चाहिए सारे। जल अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, सारे हमने पढ़े हैं, तो आप याद कर लेना उनको भी अच्छे से। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम आया था 1986 में, उसमें कौन से प्रावधान है जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल है? तो क्या वनों की सुरक्षा और संरक्षण और उससे जुड़े मामले हैं। जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण की इसमें बात नहीं की जाती, और वनों की सुरक्षा की भी नहीं है, बल्कि वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा और संरक्षण तथा उनसे जुड़े मामले। ये हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, वन्य जीवों। इसमें वन्य जीव, पक्षी, पौधे, सारी चीज़ें आ जाती हैं, और उनसे जुड़े जितने भी मामले होते हैं वो क्या होते हैं? 1986 के अधिनियम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है? तो जो नगर पालिका वाला जो ठोस कचरा होता है उसकी जैव वैज्ञानिक विधि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। भूभरण, भूभरण का मतलब होता है जैसे जमीन पे कहीं गड्ढे वगैरह हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे थे, उनमें कचरे को डाल देना। तो क्या भूभरण ये जैव वैज्ञानिक विधि है? या कंपोस्ट तैयार करना, खाद तैयार करना, कंपोस्ट का मतलब होता है खाद तैयार करना, चूर्णन या फिर श्रेडिंग। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है कंपोस्ट तैयार करना। खाद तैयार करते हैं ठोस कचरे से, जो क्या होती है, मतलब रीयूज हो सकती है। तो ये क्या है? एक जैव वैज्ञानिक विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा अवाहन, अवाहन का मतलब होता है जो वाहनों से नहीं निकलने वाला प्रदूषण है, जो वाहनों के द्वारा नहीं फैलने वाला, वाहनों के द्वारा नहीं फैलता, वो ऐसा प्रदूषक इनमें से कौन सा है? तो क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी जिसको हम बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कनिकीय द्रव्य। आप जानते होंगे इनमें से कनिकीय द्रव्य, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये तीनों के तीनों क्या हैं? वाहन जनित प्रदूषक है। लेकिन जो सीएफसी है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है, और जिसके कारण ओजोन का सबसे ज़्यादा ज़्यादा क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। ओजोन परत जो है, जो हमारी क्या करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसका क्षरण हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो ये गैस अवाहन है, मतलब वाहनों से ये नहीं निकलती, बल्कि किससे निकलती है? हमारे घरों में जो फ्रिज और एसी लगे होते हैं, ये उनसे सबसे ज़्यादा क्या निकलती है? उत्पादित होती है, ध्यान रखेंगे। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के मूलभूत उद्देश्य क्या हैं? तो पुनर्नवीकरणीय का मतलब आप समझते हैं, जो नवीकरणीय यानी कि उनको पुनर का मतलब होता है दोबारा, दोबारा ऊर्जा करना, पैदा। तो ये ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के जो मूलभूत उद्देश्य हैं वो क्या हैं?
शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक, नैदानिक और मूल्यांकनात्मक, संशोधनात्मक और भविष्य सूचक, निवारक और सुधारात्मक। तो इसका बिल्कुल जो राइट ऑप्शन है वो है ए, शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक। अन्वेषण का मतलब आप समझते हैं खोज करना किसी चीज की, ठीक है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। तो इस शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक ये क्या होते हैं? पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के क्या हैं? उद्देश्य हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है? इन चारों में से किस में सबसे ज़्यादा जल की जरूरत पड़ती है? क्या इंजीनियरिंग में? बिल्कुल नहीं पड़ती। वस्त्र में इतनी नहीं होती, होती है लेकिन इतनी नहीं होती। कागज और लुगदी में भी उतनी नहीं पड़ती जितनी कि ताप विद्युत संयंत्र में पड़ती है। यानी कि जल से जो विद्युत बनाने की जो कला है ना, और जो ताप विद्युत संयंत्र है, उनमें सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है? जल की बहुत ज़्यादा मात्रा में खपत होती है, तब बिजली बनती है। प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? मतलब पता ही नहीं है कि ये कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। तो ऐसी कौन सी विपदा है ऐसी? क्या भूकंप, क्या भूस्खलन, यानी कि जगह जगह पहाड़ों का या धरती का खिसकना, या प्रभंजन या हरिकेन, जो चक्रवात आते हैं। हरिकेन आप जानते हैं किसको बोलते हैं? चक्रवात को बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, इनको ध्यान रख लेना। प्रभंजन, हरिकेन, चक्रवात। तो इनमें से कौन सा प्रकार है? ये है सूखा। मतलब सूखा जब पड़ती है ना तो पता ही नहीं होता उसका कब प्रारंभ होगा और कब अंत होगा। वृहत्तर वर्षा वन क्षेत्र की कटाई का दीर्घावधिक प्रभाव क्या होता है? मतलब वर्षा वनों की जो कटाई करते हैं उन क्षेत्रों की, तो उनसे सबसे ज़्यादा दीर्घावधिक का मतलब होता है लंबे समय तक पड़ने वाला। तो दीर्घावधिक, दीर्घ यानी कि लंबे समय तक जो प्रभाव पड़ता है वो कौन सा है? क्या वायु में CO2 की घटी हुई मात्रा, निचली भूमि में बाढ़ आने की घटना में कमी, इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा, या फिर मृदा अपरदन में वृद्धि? तो बिल्कुल यही हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, मृदा अपरदन में वृद्धि होना। मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा आप जानते हैं। जो मृदा अपरदन क्या होता है? यानी कि मृदा की कटाई होना, जैसे कि मृदा का प्रदूषण होना, इसको बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसी में वृद्धि होती है और लंबे समय तक रहती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है? निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन है जो कि सत्य हैं? तो वातावरण में पश्च परावर्तित विकिरण को एल्बिडो की संज्ञा दी जाती है। काया का ताप संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वातावरण अति आवश्यक है। ताप और सूर्य का प्रकाश दोनों वातावरण से होकर गुजरते हैं। तो इनमें से कौन से कथन हैं जो कि सत्य हैं? बिल्कुल तीनों के तीनों ही हमारे कथन क्या हैं? सत्य हैं। वातावरण में जो पश्च परावर्तित विकिरण है उनको किसकी संज्ञा दी जाती है? एल्बिडो की। काया का ताप संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वातावरण अति आवश्यक होता है, बिल्कुल होता है। ताप और सूर्य का प्रकाश दोनों ही किससे गुजरते हैं? तो वातावरण से होकर के गुजरते हैं। तो A, B और C हमारे तीनों के तीनों क्या हैं? राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 16 क्वेश्चन की तरफ। लेकिन हाँ, एक बार फिर याद दिला देती हूँ, जो भी नए बच्चे जोड़े हैं, और नए क्या पुराने भी बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन क्या है, सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करते। तो ऐसा ना करें प्लीज़, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इससे बेनिफिट ही मिलेगा, कुछ नुकसान तो आपका होने वाला है नहीं, है ना। फ्री में इतनी अच्छी क्लासेस आपको मिल रही है, जबकि मैं देखती हूँ पेपर फर्स्ट के लिए बहुत कम है जो यूट्यूब पे फ्री क्लास दे रहे हैं। तो आप प्लीज़ इतना सा तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। तो भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो भारत की जो नदियां हैं उनमें प्रदूषण किसकी वजह से सबसे ज़्यादा होता है? अशोधित वाहित मल, कृषि अपवाह, ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा, या फिर अविनियमित लघु स्तरीय उद्योग के द्वारा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है नदियों में वो किसके द्वारा होता है? अशोधित वाहित मल के द्वारा। उसमें जो अशोधित मतलब बिना, ऐसा नहीं है शोध किए बिना, बल्कि मतलब उसका संशोधन मतलब उसको नहीं किया जाता और उसको ऐसे ही नदी नालों में बहा दिया जाता है। बायोमास को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बायोमास को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग अगर हम करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने क्या आती है?
क्या वाणिज्यीकरण के लिए प्रौद्योगिकी सुविकसित नहीं है, या न्यून स्तर की ऊर्जा उत्पन्न होती है, या फिर दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है, या फिर ऊर्जा फसल उगाने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो है कि दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है। अगर इसका हम दहन करते हैं, बायोमास का जलाते हैं इसको, तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। और वही तो नहीं करना है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन्हीं को तो रोकने की कोशिश में पूरा विश्व लगा हुआ है दिन रात, है ना। और इसीलिए ये बाधा का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हेतु संयुक्त रूप से किसने प्रयास किया था? आपने अगर थ्योरी पढ़ी होंगी तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप कर पाओगे, बिल्कुल 1 सेकंड में देखते ही, कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना के लिए संयुक्त रूप से ने किसने प्रयास किया था? क्या यूएसए और भारत ने किया था, स्वीडन और भारत ने किया था, या फिर फ्रांस और भारत, या फिर चीन और भारत ने किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रांस और भारत, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उनके साथ मिलकर के दोनों ने मतलब इसके बारे में सोचा और विचार किया। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई एश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है। जो फ्लाई एश है ये ताप विद्युत संयंत्रों में से क्या होता है, उत्पादित होता है। तो इसका प्रयोग किस किस चीज़ में किया जाता है? क्या सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में किया जाता है, बंजर भूमि के विकास में किया जाता है, बांध और जल धारण संरचनाओं में किया जाता है, ईंट उद्योग में किया जाता है? तो बिल्कुल इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो सारे के सारे ही हैं, ABCD। इसका ABCD वही आंसर सही होगा, है ना। मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैम ने वो नहीं दिए, कि उसमें देखो बहुत टाइम लगता है। मैं ऑप्शन इस तरह के ABCBCA मतलब ये ना पेपर वहाँ पे करने में भी इनमें दिक्कत आती है, अच्छा नहीं लगता, और मुझे तो यहाँ पे कराने में भी दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं सीधा आपको डायरेक्ट ही इसका आंसर लिख देती हूँ। वैसे भी आप 4-5 पढ़ेंगे ना तो बड़ा ही कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है उसमें। आप बताना कि मुझे मतलब ये जो मेरा सोचना है क्या ठीक रहता है या नहीं रहता है, कभी कभी बता दिया करो, इतना थोड़ा बहुत तो फीडबैक दे दिया करो कि मैम आपकी क्लास अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, या हमें पसंद है, नहीं आ रही है, मतलब कुछ तो बता दिया करो, क्या जाता है। वैसे तो खाली बैठे इतने कमेंट कमेंट करते रहते हैं, मैं देखती हूँ बहुत सारी वीडियोज़ पे, तो कर दिया करें कभी कभार, अच्छा लगता है। फिलहाल ऐसे एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जो इन सारी चीज़ों में क्या करता है, उपयोग में लाया जाता है। जापान में मिनी माता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो ये क्या है, मिनी माता या मिनी माता दोनों ही बोलते हैं इसको। ये किसके कारण फैलने वाला रोग है? ये एक रोग है जो कि जल प्रदूषण के कारण फैलता है। और जल में किसके किसके द्वारा फैलता है? ये शीशा, अगर जल में शीशा हो उसके कारण, या पारा के कारण, या फिर कैडमियम या जिंक के द्वारा। तो कैडमियम के द्वारा, अगर कैडमियम की अधिकता होती है पानी में तो क्या होता है, मिनी माता रोग हो जाता है। और ये जापान में ये बहुत बड़ी आपदा आई थी, बहुत ज़्यादा मतलब रोग फैला था, क्योंकि कैडमियम की बहुत ज़्यादा उसमें पानी में मात्रा बढ़ गई थी। तो यहाँ पे हमारे ये जो 20 क्वेश्चन है ये हमने आज पढ़ लिए हैं। आप बता देना मुझे, आपको अभी और पढ़ने हैं। वैसे मैं एक एक क्लास और लेके आऊँगी MCQ की, इसके बाद हम यूनिट 10 को करेंगे, पहले थ्योरी और फिर MCQ। या आपको MCQ करनी है तो खाली वो भी बता देना, मैं तो हर वीडियो में पूछती हूँ आपसे, बता दिया करो मुझे, क्योंकि अकेले अकेले करने में ना उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि सामने से अगर कोई बोल दे तो अच्छा लगता है। जैसे क्लास में अगर ऑफलाइन में बच्चे को पढ़ाते हैं ना तो बच्चे बोल देते हैं मैम आज ये नहीं, ये वाला पढ़ा दो या फिर ये कर दो, तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप मतलब मेरे साथ भी एक्टिव रहें। तो चलिए बता देना आपको अच्छा लगे तो, अदरवाइज़ मैं कराऊँगी जो मुझे कराना है। चलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।